स्टूडेंट, मैं अमर कुमार आज आप सभी को बतलाने वाला हूँ क्लास 11th का एनुअल एग्ज़ाम का सारे ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपका 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। 70 में से आपको बनाना पड़ता है 35 ऑब्जेक्टिव, जिससे आप पूरा 35 के 35 ऑब्जेक्टिव लिख कर आ सके। चलिए, आपको इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर 0 है तो सम ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, शून्य शून्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। दाब प्रवणता का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो आप सभी को जरूर पता है दाब प्रवणता का बीमीय सूत्र क्या होता है? MLT-2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ML-2-3। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। 1y रूट अंडर म्यू 0 का बीमा निम्नलिखित में से किस राशि के बीमा के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को जरूर पता होगा क्या किसके बराबर होता है? तो वेग के बराबर होता है, वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक किलोमीटर स्क्वायर A/2 S/3 लिखा जा सकता है? तो इसका आपका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S बराबर 80 + BT² द्वारा दी गई है। पिंड का त्वरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? B2B। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx + c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नियत वेग से, यानी नियत वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सदिश आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर द्वारा एक्स के साथ बना कोण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले 8 की ओर। सदिश एफ वेक्टर बराबर 4i वेक्टर माइनस 3i वेक्टर के लंबवत दूसरा सदिश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम इसका आंसर बतलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3i वेक्टर माइनस 4i वेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या? अगर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर 0 है तथा बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर 0, तो ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर का मान क्या होगा? तो ये आप सभी लोगों को जरूर पता है, इसका मान क्या होगा? ए, यानी ए और बी वेक्टर 0 और बी और सी, यानी बी और सी दोनों में बी कॉमन है, तो बी दोनों में 0, तो ए बी सी में भी 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। 8 तिजारे वित्तीय पथ पर समान चाल भी से एक कण गतिमान है। आधा वृत्त तय करने में लगा समय में कण का औसत त्वरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर होगा 2v² बाई पाई आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर 11 की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। एक समान क्या होता है? तो एक समान त्वरण होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। समय अक्ष का बीच का क्षेत्रफल होता है क्या? तय की गई दूरी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, त्वरण नहीं बदलता है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? 14 का सी, समान ही रहेगा। घर्षण गुणांक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तथा उसका वेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का 1.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, p²/2m। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसकी गति v से लौटता है, तो दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 2mv। भाई इसमें से पूरा का पूरी ऑब्जेक्टिव सही है, जिससे आपका कुछ
एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव बन सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है। तो इसका संरक्षित भौतिक राशि क्या है? तो 18 का हो जाएगा क्या? डी, संवेग। संरक्षित भौतिक राशि क्या है? तो संवेग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से फिर 15 की ओर, 18 से या 19। एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा उछलती है तो टक्कर का प्रत्यास्थ गुणांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर। समान द्रव्यमान पर दो कोनों में से एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण ए वेक्टर है, तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, ए वेक्टर बाई 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक कण एक्स अक्ष के समांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, नियत रहता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोल के द्रव्यमान तथा उनके व्यास के गिर जड़त्व का गुण बराबर है, उनकी त्रिज्या के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को जरूर पता होना चाहिए, √5 अनुपात √3। तो इस खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव होता है। खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होता है? समरूप होता है, समरूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एक वलय का द्रव्यमान m है और उसकी त्रिज्या r है। वलय के केंद्र से गुजरते हुए एक एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः उसका जड़त्व गुण क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? mr²। इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जब दूध को माथा जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अपकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान m का एक पिंड घूर्णन अक्ष से परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूमता है, इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व गुण I है, तो इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 26 का राइट आंसर डी, I ओमेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव v/-gm/x है, जहाँ c गुरुत्वाकर्षण के नियतांक तथा m गोले के द्रव्यमान, इसमें x क्या है? x 27 का आपका राइट आंसर है क्या? बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी, इसका 27 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, कितनी % हो जाएगी? तो 44% की हो जाएगी, 28 का सी। चलिए 29 की ओर बढ़ते हैं। एक ठोस गोले के बिना पिछले क्षैतिज समतल पर ढुकता है, उसकी कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/5, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, गुरुत्व जनित त्वरण g तथा g का अनुपात बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, r²/m। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर होगा 2r। चलिए आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करते चलिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। पृथ्वी के किसी उपग्रह के कक्षीय त्रिज्या एक भू स्थिर उपग्रह के कक्षीय त्रिज्या के 4 गुनी है, तो पृथ्वी के उस उपग्रह की परिभ्रमण काल बराबर होगा, तो इसका 32 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 16 दिन। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते। यदि पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पूर्ववत रहेगा। 33 का आपका राइट आंसर क्या? बढ़ जाएगा, पूर्ववत रहेगा नहीं, बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सूर्यदृढ़ता गुना का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका सूर्यदृढ़ता गुना का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ml-1t-2। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ गुना क्या होता है? ताप में वृद्धि से 50 गुना बढ़ जाते हैं। चलिए जिस आपको फिजिक्स में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 35 बनाना है, तो मैंने 35 बतला दिया। अगर आप लोगों को किसी में भी डाउट है तो चलिए मैं थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए मैं एक्स्ट्रा बताने के लिए मैं क्या क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40। सौरावर्त की गति में वस्तु के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर होता है। कालांतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का।
क्वेश्चन नंबर 41, जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? पूर्णतः गतिज होती है, यानी पूरा गतिज में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, सौर लोलक का आवर्तकाल होता है तो ध्रुव से विषुवत रेखा पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आप लोगों को मैंने पूरी ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी करवा दी है। अगर आप लोगों को मन है कि सब्जेक्ट का भी सर करवा देते आप प्लीज़ कमेंट कर दिया, जिससे मैं सब्जेक्टिव भी करा कर आपको दे दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।